बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी आज इस टॉपिक में इस वीडियो में हम CVDs के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में कि सर्कुलेशन की और हार्ट की कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो और इन्हें CVDs भी कहा जाता है। CVDs की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर टाइप्स आपकी बुक में डिस्कस्ड हैं, तो हम वन बाय वन वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, कोरोनरी थ्रोम्बस है, स्ट्रोक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक इस्कीमिया है। इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया बेसिकली होता है डिक्रीज और लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी टिश्यू। बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुँच पा रहा होता, लेकिन ऑक्सीजन के पहुँचने को नहीं, बेसिकली ब्लड के कम पहुँचने को हम इस्कीमिया कहते हैं। इस स्कीम में से क्या होता है, किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्कीम में है तो टिश्यू डेड हो सकता है। वो टिश्यू जो है वो इन रिस्पॉन्स आउटकम उसका क्या हो सकता है कि वो टिश्यू ख़राब हो सकता है, डेड हो सकता है। इस तरह के टिश्यू के डेथ को इन्फार्क्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्फार्क्शन मीन्स डेथ और डीनेचरेशन। डीनेचरेशन तो नहीं, खैर डेथ को, ज़्यादातर टिश्यू के डेथ को जो कि इस्कीमिया की वजह से हो, इसे इन्फार्क्शन कहते हैं। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी और है एथीरोमा या एथीरोमेटस प्लाक। ये आपको एथेरोस्क्लेरोसिस में भी सुनने को मिलेगा। बेसिकली एथीरोमा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि एक डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, जैसे ये ब्लड वेसल है आपकी, ब्लड वेसल के अंदर का ल्यूमेन है ना, ब्लड वेसल के अंदर की तरफ है। तो ब्लड वेसल के अंदर की तरफ इस तरह एक सॉलिड मास, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, लेकिन मतलब सॉलिड आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अंदर की तरफ एक मास बन जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह देखें, ये आर्टरी का अंदर का ल्यूमेन था, वो ल्यूमेन भी क्या हो गया, अब छोटा हो गया। तो इस तरह के हार्ड मास को जो आर्टरी के अंदर बन जाता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम वगैरह वगैरह, तो उसको एथेरोमेटस प्लाक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन, डिपोजिशन, मटेरियल्स, ये दो चीज़ें होती हैं। फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस में आपके पास प्रोटीन्स आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स आते हैं, और फैटी एसिड्स में आपके पास लिपिड्स आते हैं। ये दोनों चीज़ें, और इनके साथ साथ कैल्शियम भी वहाँ पे चला जाता है। तो ये सब जब आपस में डिपॉजिट होता है तो ये एक हार्ड मास बना लेता है वेसल के अंदर, जिसे हम एथेरोमेटस प्लाक या एथेरोमा कहते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट बन जाए, ब्लड वेसल के अंदर कोई भी खून कहीं पे जम जाए और वहाँ पे क्लॉट बन जाए, जिस तरह ज़ख्म के ऊपर बनता है, तो अगर ये क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर की तरफ बन जाए तो इसे थ्रोम्बस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड वेसल जो है वो अंदर से उसकी स्किन जो है, एपिथेलियम एंडोथेलियम जो है वो कहीं से ख़राब हो गई है, तो उस जगह को उस जो है ना ज़ख़म को भरने के लिए वहाँ पे क्लॉट बन गया। तो इस तरह के क्लॉट को जो ब्लड वेसल के अंदर बनता है उसे थ्रोम्बस कहते हैं। और यहीं पे आपको एक और वर्ड भी मैं बता देता हूँ कि एम्बोलिज्म नाम का भी एक वर्ड होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है कि बेसिकली देखें, ब्लड सप्लाई तो कंटिन्यूस होती है, तो अगर इन केस किसी भी वजह से लेट्स से ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड फ्लो की वजह से थ्रोम्बस जो है वो अपनी जगह से उखड़ गया है, अब वो थ्रोम्बस जो है वो ब्लड के साथ साथ मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में, तो इस तरह मूविंग थ्रोम्बस जो है उसे फिर इम्बोलस कहा जाता है, इम्बोलाई कहा जाता है, इम्बोलस, और इसे इम्बोलिज्म कहा जाता है इस फिनोमेना को। CVDs में आपको इरिटेंट्स नाम के इरिटेंट्स जो है ये वर्ड सुनने को मिलेगा। बेसिकली इरिटेंट क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ब्लड, देखें, ब्लड देन स्क्वामस एंडोथेलियम, या तो ब्लड को ख़राब करें या तो स्क्वामस एंडोथेलियम। स्क्वामस एंडोथेलियम क्या होती है? स्क्वामस एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर की लेयर होती है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटरना। वो जिस एपिथेलियम से बनी होती है वो स्क्वामस शेप की होती है। स्क्वामस का मतलब होता है कि बिल्कुल चिपटे सेल होते हैं, आगे और पीछे बिल्कुल एक दूसरे से मिले होते हैं, चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल नहीं होती, इस तरह के सेल्स होते हैं स्क्वामस एंडोथेलियम। तो स्क्वामस एंडोथेलियम को या ब्लड के सेल्स, ब्लड के वेसल्स को जो है वो डैमेज कर सकती है, उनको इरिटेंट्स कहा जाता है। अब मेजर जो इरिटेंट्स हैं, एक तो आपका BP है, स्मोकिंग बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, इरिटेंट है, और बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर बैड LDL आप लाजमी याद रखिएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ अ इरिटेंट, मेजर इरिटेंट। इसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है।
ठीक है। एंडोथेलियम इंजरी क्या होती है? दीज इरिटेंट कॉज एंडोथेलियल डैमेज। एंडोथेलियल मैंने अभी आपको बता दिया। जब एंडोथेलियल डैमेज होता है तो वहाँ पे एलडीएल की डिपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है, एलडीएल की डिपोजिशन हो सकती है। दिस डैमेज एंडोथेलियल जब स्क्वामस एंडोथेलियम जो है वो डैमेज हो गई है और एलडीएल भी अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है तो उसके साथ साथ पीछे फिर कुछ प्लेटलेट्स भी आते हैं उस ज़ख़म को भरने के लिए, क्लॉट बनाने के लिए, और ब्लड के अंदर कैल्शियम भी होता है। तो कैल्शियम भी अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ पे क्या होती है, एथेरोमेटस प्लाक बनना शुरू हो जाता है। एथेरो आप क्योंकि देखें जहाँ पे बॉडी में कहीं भी अगर इंजरी होगी, बाहर टिश्यू के अंदर या कहीं भी इंजरी होती है तो वहाँ पे हमेशा वाइट ब्लड सेल्स आते हैं डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स आते हैं वो बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस बेसिकली डब्ल्यूबीसीज के अंदर वो सेल्स मोनोसाइट सेल कहलाते हैं। मोनोसाइट यूनिसेलुलर सेल होते हैं और बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर की ज़्यादातर जगह न्यूक्लियस नहीं घेरी होती है, इस तरह का सेल होता है। मोनोसाइट जब किसी ब्लड के अंदर, वैसे नॉर्मली तो डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड के अंदर ही सफ़र कर रहे होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब मोनोसाइट किसी एक जगह पे रुक जाए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले तो फिर वो एक दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है। So since it is an injury, that's why WBCs will come and engulf that LDL अब क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी, तो LDL को मैक्रोफेजेस आके क्या कर जाएंगे, फैगोसाइटोसिस की मदद से खा जाएंगे। लेकिन फिर ये मैक्रोफेजेस वहाँ पे अपनी जगह बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे, तो इधर उधर फिर मैक्रोफेज भी उस एथेरोमेटस प्लाक का हिस्सा बन जाते हैं। उसको हम बाद में पढ़ेंगे दोबारा एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। इस तरह फिर जब देखें एलडीएल आया, वो ज़ख़म के अंदर, ज़ख़म के जो ब्लड वेसल के अंदर जो भी डैमेज हुआ था, फॉर एग्जांपल ऐसे इधर डैमेज हुआ था तो यहाँ पे एलडीएल जमा हो रहा था, फिर ऊपर जो है वो मैक्रोफेजेस आ रहे थे, मैक्रोफेजेस ने इनको खा लिया, तो ऊपर जो मैक्रोफेजेस आए थे फिर वो जमा हो गए थे यहाँ पे ब्लड वेसल से, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ जो कैल्शियम था ब्लड के अंदर वो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट होता गया। तो लास्ट में जो है इस तरह फाइब्रस कैप बन जाती है, ठीक है। फाइब्रस कैप कैसे बनती है ये भी हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। फाइब्रस कैप बन जाती है इस तरह, तो ये देखेंगे कि पूरा क्लॉट बन जाता है जिसे एथेरोमेटस प्लाक कहा जाता है, ठीक। दिस डब्ल्यूबीसीज रिलीज सम केमिकल्स। डब्ल्यूबीसीज कौन से? मैक्रोफेजेस एक्ट एज अ स्टिमुलाई। ये मैक्रोफेजेस वहाँ पे, यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस आ चुके हैं जिन्होंने एलडीएल को खा भी लिया है, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि स्टिमुलस बनते हैं एंड गिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू रीपेस द डिफेक्ट टू स्मूथ मसल्स एंड देन स्मूथ मसल्स कम आउट एंड फॉर्म फाइब्रस कैप, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो ब्लड वेसल होती है उसमें मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जिसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। तो मैक्रोफेजेस कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कि वो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर इस प्लाक का हिस्सा बन जाते हैं और इस प्लाक को बाहर की तरफ से, मतलब ल्यूमिन के अंदर की तरफ से घेर लेते हैं और इस तरह एक फाइब्रस कैप बना लेते हैं। तो ये फाइब्रस कैप जो है वो इस तरह के स्मूथ मसल से बनती है, ठीक है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है वो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो इस चीज़ को इशारा देता है, सही। अब इस पूरे, ये जो पूरा सेटअप बना इसे एथेरोमेटस प्लाक कहा जाता है। एथेरोमेटस प्लाक जो है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया या इरिटेंट्स, देखें एथेरोमेटस प्लाक अगर बन गया है तो आप उसको ख़त्म करें या तो आप उसको होने ही ना दें। किस तरह से कि आप इरिटेंट्स को यूज़ ही ना करें या इरिटेंट्स को आप जहाँ तक मुमकिन हो अवॉइड करते रहें, ठीक है। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसके बाद ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको पीछे डेफिनेशन में थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस ये सब बता चुका हूँ। तो अभी हम बेसिकली डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन बेसिकली ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, टेंशन मीन्स एक फोर्स होती है, ठीक है। टेंशन फिजिक्स में जैसे आपने टेंशन पढ़ी है, टेंशन फोर्स, तो हाइपरटेंशन भी उसी तरह की एक एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा प्रेशर है।
सो बीपी क्या होता है? बीपी एक बेसिकली एक रेंज होती है। नॉर्मल जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो होता है 120/80, और मीन टेम्परेचर होता है आपका 100। मीन का मतलब होता है कि दोनों का आउटकम सम। अब क्या होता है कि देखें, ब्लड प्रेशर की दो रेंजेस होती हैं। एक सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, मीन्स ऊपर की रेंज, मैक्सिमम रेंज, और एक जब हार्ट रिलैक्स हो, मीन्स नीचे की सबसे मिनिमम रेंज, जो कि डायस्टोलिक कहलाती है। तो सबसे जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में बीपी अगर 140 mm/Hg से ऊपर है, और डायस्टोलिक स्टेट में 90 से 90 से mmHg से ब्लड प्रेशर ऊपर है, तो इस तरह के ब्लड प्रेशर की वैल्यू के बाद हम क्या फिगर आउट करेंगे कि जो पेशेंट है उसको क्या हो गया है, हाइपरटेंशन हो गई है। इट हैज़ ओनली हेडेक ओनली इन स्टार्टिंग। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हाइपरटेंशन है उसकी कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आते, सिर्फ एक हेडेक नज़र आती है। हेडेक एक ऐसी जनरल चीज़ है कि हमें किसी भी जगह, वैसे आप कोई भी मसला नहीं है, आपने काम ज़्यादा कर लिया, धूप में आप चलने फिरने लग गए, फिर भी आपको हेडेक हो सकता है। तो बेसिकली हाइपरटेंशन जो है वो इतनी आसानी से नज़र में नहीं आती, क्योंकि इस तरह अर्ली स्टेजेस में सिर्फ हेडेक होती है। तो इस वजह से हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कोई सिम्टम्स, कोई साइंस इसके नहीं होते, और ये आपको मौत के, खुदा न खास्ता, मौत के दहाने पे खड़ा कर सकता है। तो इसलिए इसे साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा हाइपरटेंशन गुड कॉज, हाइपरटेंशन बहुत ख़तरनाक है, और ये हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का मरीज़ भी बना सकता है, हार्ट अटैक भी करवा सकता है, इवन स्ट्रोक, फालिज भी करवा सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का ख़तरा है? तो सबसे पहला जो है वो हाई सॉल्ट इनटेक है। आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं। सॉल्ट अब क्या है, सॉल्ट बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का काम करता है। तो क्योंकि आपका ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो सॉल्वेंट होता है, वो एक लिक्विड है, तो उसके अंदर अगर आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो सॉल्ट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड वेसल का एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है। अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की होने की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बॉडी के कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, बाकी बॉडी टिश्यू के फ्लूइड हो गए, वहाँ से ब्लड के अंदर खुद ब खुद फ्लूइड वाटर जाने लगता है, हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक। तो इससे क्या होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो लिक्विड है वो बहुत बढ़ जाता है, ब्लड का मास बढ़ जाता है, ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो ब्लड का मास बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओबेसिटी बेसिकली मोटापे को कहा जाता है। ओबेसिटी के अंदर आपके पास देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल में अगर आपके पास LDL बढ़ गया, LDL इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये आपकी बॉडी के लिए जो है वो मसले मसाइल खड़ा कर सकता है अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है ये, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल इनएक्टिविटी से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा जिसे कहा जाता है, ये ख़ानदानी भी हो सकती है। बैड कोलेस्ट्रॉल इसी के अंदर आता है। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल का बड़ा मसला क्या है कि ये जो है जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनका डायमीटर छोटा कर देता है। कैसे? क्योंकि ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लड वेसल कहीं से भी डैमेज हो गई, इसने वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अब डायमीटर जब शॉर्ट हो जाएगा तो छोटी सी जगह से ब्लड जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे प्रेशर भी डेवलप करेगा, सो बीपी हाई हो जाएगा। फिजिकली इनएक्टिविटी से आपको अगेन ओबेसिटी हो सकती है, और ओबेसिटी से आपका बीपी दोबारा बढ़ सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, रीनल डिजीज़, किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उससे भी आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी ऐसे बढ़ सकता है क्योंकि देखिए बीपी को कंट्रोल करने में किडनी का भी हाथ होता है। किडनी, एक तो किडनी के ऊपर एक ख़ास किस्म का ग्लैंड होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। आपको यहाँ पे बिल्कुल क्विकली बता दूँ कि क्या होता है। होता क्या है कि जब बीपी बढ़ाना होता है तो बेसिकली बीपी नहीं, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ानी होती है। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एल्डोस्टेरॉन कहा जाता है, और ये सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है किडनी के अंदर से। अब जब सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा जो एब्जॉर्ब होगा तो अगेन वही बात है कि जैसे हाई सॉल्ट इनटेक में बीपी बढ़ा था,
इधर भी उसी तरह बीपी बढ़ जाएगा। रीनल डिजीज़ भी क्या होता है कि अगर रीनल किडनीज़ के अंदर से किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर से जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैपिलरीज़ गुजरती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज़ के सेल्स के अंदर ये महारत है, ये खासियत है कि वो रेनिन नाम का एक एंजाइम रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लड के अंदर शामिल होकर बाद में लंग्स के अंदर से एक दूसरा एंजाइम रिलीज़ करवाते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन, जो इवेंचुअली एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज़ होता है। फिर वो एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और लंग्स के अंदर ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली वेसल्स के डायमीटर को कम करती है, वैसो कंस्ट्रक्शन करवाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। तो ये एक डिटेल है, इस पे आप ना भी जाएं, ये खैर सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। तो आप सिर्फ सिंपली रीनल डिजीज़ की बात कर लें। अच्छा, अगर मैंने आपको क्योंकि पढ़ा दिया है तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली किडनी के अंदर से क्या रिलीज़ होता है, रेनिन रिलीज़ होता है, और ये फिर जाता है लंग्स के अंदर रिलीज़ करवाता है एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और सबसे लास्ट में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फॉर्म जो है वो बाद में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इनकी वजह से भी इन शॉर्ट बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़ होगी, तो हमने अभी मैंने बताया कि एड्रीनल ग्लैंड भी जो है एल्डोस्टेरॉन के हार्मोन्स की मदद से बीपी को इंक्रीज़ करवा सकता है। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड जो है एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा हो तो उस वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। सो मीन्स किसी ना किसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड भी जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, इसकी जो डिजीज़ है वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन ले लेना, ज़्यादा एंजाइटी में चले जाना, बेचैनी में चले जाना, स्ट्रेस जो है ये बीपी कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज स्ट्रेस जो है आपके ब्रेन के उन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है जो कि क्या करते हैं, जो कि पार्ट्स लेते हैं, ज़्यादा एक्टिवली अटैच होते हैं किसके साथ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के साथ। अब जब वो एरियाज़ जो है वो मुतासर होंगे तो वो जाहिर सी बात है बीपी भी मुतासर होगा। गुस्सा जो है, एग्रेशन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का काम करता है जिस तरह स्ट्रेस है। मेल जेंडर में क्या होता है, बेसिकली मेल जेंडर में एक हार्मोनल चेंज है। मर्दों में, मेल्स में एक हार्मोनल चेंज इस तरह आता है जिसकी वजह से जो है LDL भी बढ़ जाता है, और वो उन हार्मोन्स की वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बीपी भी बढ़ सकता है। सो मेल आर मोर प्रोन टू बीपी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को क्या कहा जाता है, रिस्क फैक्टर्स, ये ख़तरात हैं। अगर देखें हमने इन तमाम ख़तरात पे काबू पा लिया, इन ख़तरात को कंट्रोल कर लिया, तो इवेंचुअली आपने क्या कर लिया, आपने हाइपरटेंशन पे काबू पा लिया, आपको हाइपरटेंशन का मसला ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, इससे बढ़कर अच्छा इलाज बीपी का नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी की डिजीज़ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।